नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में अपन समाव्यवस्था पढ़ रहे थे और उसके अंदर मैंने बताया कि समाव्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक संरचनात्मक समाव्यवस्था यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी त्रिविम समाव्यवस्था यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और हर एक कंसेप्ट मैंने आपका बनाने का प्रयास किया। आज की क्लास में हम त्रिविम समाव्यवस्था स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिविम समाव्यवस्था के अंदर भी अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे। उसमें से आज अपन पढ़ेंगे ज्यामितीय समाव्यवस्था यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक आप सबको पता होना चाहिए, ज्यामितीय समाव्यवस्था। एक बार इस ज्यामितीय समाव्यवस्था को स्टार्ट करने से पहले, त्रिविम समाव्यवस्था के बारे में बताने से पहले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समाव्यवस्था का थोड़ा सा मैं डिस्कशन आपके साथ कर लूंगा ताकि चीजें आपको वापस रिकॉल हो जाए। मैंने एक चीज बताई कि कोई भी समावयवता दर्शाने का गुण है, कोई भी दो यौगिक आपस में तभी समावयवी होंगे जब उनके अणुभार समान होंगे। चाहे वो संरचनात्मक समावयवी हो, चाहे वो त्रिविम समावयवी हो, दोनों का कॉमन गुण है कि उन दोनों के अंदर जो अणुभार हैं, अणुसूत्र हैं, वो समान होना चाहिए। तो संरचनात्मक समावयवता की परिभाषा मैंने लिखाई कि ऐसे यौगिक जिनका अणुभार समान हो, अणुसूत्र समान हो, लेकिन इनको भौतिक और रासायनिक गुणों के अंदर भिन्नता देखने को मिलती है, तब वो हो जाएंगे संरचनात्मक समावयवी। और उसके बाद हमने बात करी कि त्रिविम समावयवी क्या होते हैं, तो इनके अंदर भी ऐसे यौगिक जिनके अणुभार समान हो लेकिन परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था के अंदर भिन्नता जब देखने को मिलती है तो उसको त्रिविम समावयवी कहते हैं। फिर हमने संरचनात्मक समावयवता के अंदर 6 प्रकार देखे। एक रिंग चेन यानी कि रिंग और एक चेन दिख जाए तो वो आपस में रिंग चेन आइसोमर्स। फिर हमने चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावयवता के बारे में बात की, यानी कि अगर कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कार्बन की संख्या अलग अलग है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज डिफरेंट, वहां पे चेन आइसोमर्स वो आपस में हो जाएंगे। सिंपल सी बात हमने देखी। फिर स्थिति समावयवी क्या होते हैं? स्थिति समावयवी के अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं, जैसे कि OH हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, उनकी अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि एक कार्बन एक कंपाउंड के अंदर तो वो 1 नंबर पे लग रहा है, दूसरे कंपाउंड में वो 2 नंबर पे लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन के अंदर बदलाव आ रहा है, स्थिति में बदलाव आ रहा है, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्रियात्मक समूह समावयवी, यानी कि इसके अंदर क्रियात्मक समूह बदल जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाएगा, यानी कि एक एल्डिहाइड दे दे, एक कीटोन दे दे, तो वो आपस में क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। एसिड एस्टर में बदल जाता है, एल्कोहल ईथर में बदल जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन भी आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स नहीं। फिर हमने मेटामेरिज्म की बात की, मध्यावयवता की बात की। उसमें मैंने बताया कि ये समावयवी जो हैं, ये जो है समावयवता वो यौगिक दर्शाते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप मध्य में आता है, बीच में आता है। बीच में आने का मतलब फंक्शनल ग्रुप के इस साइड भी कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप के इस साइड भी कार्बन की चेन होती है, तो वो आपके मेटामेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं, अच्छा, जिनके फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है, तो जैसे कि आप देख लीजिए ईथर को देख लीजिए, एस्टर को देख लीजिए, कीटोन को देख लीजिए, या फिर सेकेंडरी एमीन है ना, 2 डिग्री NH2 को देख लीजिए, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपके क्या आ जाएंगे? मेटामेरिज्म दर्शाएंगे। फिर टोटोमेरिज्म के अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर सवाल बनेगा कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म दर्शाएगा, कौन सा नहीं दर्शाएगा। और उसके लिए मैंने कंडीशन बताई कि यहाँ पे आपको ये जो टोटोमेरिज्म या तो C डबल बॉन्ड O या C नाइट्रो कंपाउंड NO2 ये दर्शाएंगे। आपको करना कुछ नहीं, ऑक्सीजन को पकड़ना है, 3 तक गिनती करना है, तीसरे वाले कार्बन के पास रुक जाओ और चेक करो वो sp3 होना चाहिए और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो टोटोमेरिज्म दर्शाएगा, नहीं हो रही है तो नहीं दर्शाएगा। ये एक छोटी सी चीज मैं आपको रिवाइज करवा दी। अब अपन स्टार्ट करेंगे त्रिविम समावयवता। परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं। त्रिविम समावयवता फिर से 2 प्रकार की होती है, एक विन्यासी समावयवता, एक सरूपण समावयवता। इस चीज को अपन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यानी कि त्रिविम समावयवता के फिर से 2 प्रकार हो जाएंगे। एक हो जाएगी विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवता, और दूसरी यहां पे हो जाएगी सरूपण समावयवता, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सरूपण समावयवता। ठीक है, ये 2 प्रकार किसके हो गए साहब? 2 प्रकार त्रिविम समावयवता के हो गए। अब सरूपण समावयवता का कोई प्रकार नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। अब ये जो विन्यासी समावयवता है ना, इसके फिर से 2 प्रकार हैं। एक होती है ज्यामितीय समावयवता, एक होती है ज्यामितीय समावयवता, और दूसरी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? प्रकाशिक समावयवता।
दूसरा प्रकार इसमें हो जाएगा प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता। इंग्लिश में बात करूं तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिंपल सी बात, समावयवता के दो प्रकार, संरचनात्मक, त्रिविम। त्रिविम के दो प्रकार, त्रिविम के दो प्रकार, विन्यासी, स्वरूपण। विन्यासी के दो प्रकार, ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय और प्रकाशिक। यानी कि संरचनात्मक समावयवता हम पढ़ चुके हैं। त्रिविम समावयवता के अंदर हमें ज्यामितीय समावयवता पढ़ना है, हमें प्रकाशिक समावयवता पढ़ना है, हमें स्वरूपण समावयवता पढ़ना है। यानी कि 3 क्लास अभी आपकी जो है वो इस त्रिविम समावयवता के ऊपर चलेगी, जिसमें आज की क्लास का हमारा फोकस क्या है, ज्यामितीय समावयवता। यानी कि आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रकाशिक और उससे अगली क्लास में स्वरूपण समावयवता। ठीक है, तो अब सारी चीजें भूल जाइए, ये जो मैंने बताया है इसको आप लिख लीजिए। फिर अपन शुरू करते हैं ज्यामितीय समावयवता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, पहले इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर मैं ज्यामितीय समावयवता को शुरू करता हूं। ठीक है, मिटा दो इसको। चलो अब सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे ज्यामितीय समावयवता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता क्या होती है? ज्यामितीय समावयवता, सबसे पहले ज्यामितीय समावयवता से कैसे सवाल बनेंगे, अगर ये हम देख लिया तो फिर बहुत पढ़ने में मजा आएगा। यहां से सवाल कैसे बनेंगे वो सुन लो एक बार। पहला सबसे ज्यादा चांस जो सवाल बनने का वो ये है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, या निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देंगे और उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा या फिर कौन नहीं दर्शाएगा। पहला सवाल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, यहां पे कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर वो आपने दिमाग में रख ली, आपको कोई कंपाउंड दे दे आप जरूर पहचान लेंगे कि वो दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहां से क्या बन सकता है? दूसरा सवाल, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको 3 प्रकार बताऊंगा इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। एक मैं बताऊंगा सिस ट्रांस यानी कि समपक्ष विपक्ष, एक मैं आपको बताऊंगा सिन और एंटी, और दूसरी चीज मैं आपको, तीसरी चीज इसमें बताऊंगा कि ई और जेड। तो यहाँ पे दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा बनने के चांसेस है वो आपसे ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ई है और निम्न में से कौन सा यौगिक जेड है। ये दूसरा सवाल, और ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा। तीसरा सवाल यहाँ पे सिस और ट्रांस में से बन सकता है, वो ये बनेगा कि किसका स्थायित्व ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी हाइड्रोजनीकरण की उष्मा ज्यादा है, किसका क्वथनांक ज्यादा है, किसकी श्यानता ज्यादा है। ये जो सवाल बनेगा, किसका द्विध्रुवागुण 0 होता है, किसका 0 नहीं होता, ये सिस और ट्रांस को कंपैरिजन को लेकर के एक सवाल आपका बन सकता है। तीसरा सवाल ये बन गया। चौथा सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दर्शाते हैं, तो उसको लेकर भी एक सवाल बन सकता है। तो ये 3-4 फिक्स सवाल हैं, यहीं से सवाल बनेगा, इसमें से एक सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। अब वो कौन सा मिलेगा वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये फिक्स है। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारी चीजें अपन पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैंने आपको बता दिया कि कैसे सवाल यहाँ से बनते हैं। पिछली बार जो सवाल आया था वो ये आया था कि निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, फिर उन्होंने 4 कंपाउंड आपको दे दिए थे। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं ज्यामितीय समावयवता। अब ज्यामितीय समावयवता होती क्या है सर? ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, एक लाइन में आपको लिख रहा हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि द्विबंध के सापेक्ष, द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से, इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, पहले आप इस लाइन को ध्यान से सुनिए। द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से उत्पन्न समावयवता, उत्पन्न समावयवता। इंग्लिश में बात करूं तो ये हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, अबाउट डबल बॉन्ड। अब इस चीज को ध्यान से समझें। द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से उत्पन्न समावयवता, उसको अपन क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता। अब आप मान के चलिए कि ये मेरे पास एक बॉल है,
ध्यान से इस चीज को समझना। ये मेरे पास एक बॉल है और ये मेरे पास दूसरी बॉल है। ये मेरे पास एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है। इन दोनों बॉलों के बीच में अगर मैं एक बॉन्ड बनाता हूं, यानी इन दोनों बॉल के बीच में मैं अगर एक पेन धसाता हूं, एक बॉल इधर है, इस साइड मैंने पेन धसा दिया, एक बॉल इधर है, इस साइड मैंने पेन धसा दिया, तो ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड अगर दो बॉल के बीच में बनता है तो ये बॉल इस बॉन्ड के सापेक्ष फ्रीली रोटेट कर सकती है। ये जो बॉल है इस बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन कर सकती है, और ये बॉल भी इस बॉन्ड के सापेक्ष क्या कर सकती है, मुक्त घूर्णन कर सकती है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसी बॉल के अंदर इन्हीं बॉलों के बीच में मैं दो यहाँ पे बॉन्ड बना देता हूँ, यानी कि ये मैंने द्विबंध बना दिया। तो अब ये बॉल जो है वो इसके सापेक्ष फ्रीली रोटेट नहीं कर सकती, मुक्त घूर्णन नहीं कर सकती, जबकि ये बॉल भी नहीं कर सकती। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर दो बॉल के बीच में एक बंद हो तो ये तो इनके आपस जो है इनके सापेक्ष फ्रीली रोटेट कर सकती है, मुक्त घूर्णन कर सकती है। लेकिन अगर इसके बीच में दो बॉन्ड हो तो ये मुक्त घूर्णन यहाँ पे नहीं कर सकती, फ्रीली रोटेट नहीं कर सकती। और इस प्रकार का जो घूर्णन होता है उसको हम प्रतिबंधित घूर्णन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। और यही ज्यामितीय समावयवता होती है कि यहाँ पे इसके बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो है इसके बीच में जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यानी कि फ्रीली रोटेट नहीं कर पाती, और उसकी वजह से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता। ये कंसेप्ट आपको फील करना है, अपने आप समझ जाएंगे कि भाई अगर मेरे पास दो बॉल है उसके बीच में एक ही है तो ये घुमा सकता हूँ, ये भी घुमा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके बीच में दो डाल दिया तो फिर वो नहीं घूमेगी, है ना, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये इस कहने का मतलब ये हो गया कि द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ठीक है सर। अब ज्यामितीय समावयवता दर्शाते कौन है, दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, पॉइंट वाइज मैं आपको चीजें बता रहा हूँ और वैसे ही आपको याद रखना है। पहले ज्यामितीय समावयवता होती क्या है वो मैंने आपको समझाया कि द्विबंध के सापेक्ष रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से प्रतिबंधित घूर्णन से समावयवता उत्पन्न होती है, उसको ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। अब ज्यामितीय समावयवता दर्शाते कौन है, तो चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, चार कंपाउंड ध्यान रखने हैं। पहली चीज होती है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, यानी कि डबल बॉन्ड जिसके अंदर आ जाए, एल्कीन जो होती है वो आपकी ज्यामितीय समावयवता दर्शाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे आ जाएगा साइक्लोएल्केन, क्या आ जाएगा, साइक्लोएल्केन। तीसरी चीज यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सिन, और चौथी चीज यहाँ पे आ जाएगा एजो कंपाउंड। ये चार जो है वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो क्या दर्शाएंगे, ज्यामितीय समावयवता दर्शाएंगे। याद रख लोगे, एल्कीन, साइक्लोएल्केन, ऑक्सिन और एजो कंपाउंड। ऑक्सिन और एजो कंपाउंड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एल्कीन का मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, साइक्लोएल्केन का मतलब इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, साइक्लोएल्केन कहते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, तो ये साइक्लोएल्केन जितने भी होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। एल्कीन जितने भी होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाती हैं। ऑक्सिन जितने भी होते हैं, ऑक्सिन क्या होता है मैं आपको लिखवा भी देता हूं, C डबल बॉन्ड N, और एजो कंपाउंड होता है N डबल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे। दो चीजें क्लियर। अब तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि इसकी दर्शाने की शर्तें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाने की शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है। तीसरी चीज शर्तें क्या है, तो पहली जो शर्त है वो ये है कि द्विबंध, द्विबंध यहाँ पे क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि द्विबंध यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे बनेगी वो ये है कि द्विबंध से बंधित, इसको ध्यान से सुनना, ये तो सबको पता चल जाएगी। द्विबंध से बंधित, द्विबंध से बंधित दोनों परमाणुओं से, दोनों परमाणुओं से दो अलग अलग समूह, दो अलग अलग समूह जुड़े हों। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगी या नहीं दर्शाएगी, ये इस चीज से डिसाइड होगा। यानी कि पहला सवाल जो मैंने आपको बताया एग्जाम में बनता है कि कौन ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, कौन नहीं दर्शाता है, वो कैसे पता चलेगा, इन दो चीजों से पता चलेगा। यानी कि पहला सवाल अगर आपको क्लियर करना है तो ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज, उस कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है कि द्विबंध से बंधित दोनों परमाणु के पास अलग अलग समूह होने चाहिए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल अपन इसका देखते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया C डबल बॉन्ड C, CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन।
और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन। ये दो एग्जांपल आपके सामने है और इससे मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि कौन ज्यामितीय समविभक्ता दर्शाएगा और कौन नहीं दर्शाएगा। ध्यान से देखना है, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समविभक्ता दर्शाता है, कौन सा नहीं दर्शाता। दोनों दर्शाते हैं या दोनों नहीं दर्शाते, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दोनों दर्शाएं, हो सकता है दोनों ना दर्शाएं, हो सकता है एक दर्शाएं एक ना दर्शाएं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, अपन को चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, ये दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है। अपन पहले वाले को चेक करते हैं। पहले वाले के अंदर देखो, पहले वाले के अंदर पहली कंडीशन लगाओ, डबल बॉन्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, डबल बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित है, डबल बॉन्ड इसके अंदर उपस्थित है। फिर दूसरी कंडीशन है द्विबंध से बंधित दोनों परमाणु, ये द्विबंध है और इससे बंधित ये दोनों परमाणु। ध्यान से समझना, द्विबंध से बंधित, तो द्विबंध से बंधित कौन है, एक तो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। द्विबंध से बंधित दोनों परमाणुओं से अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए। तो ये जो द्विबंध से बंधित परमाणु है, क्या इससे अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं? हाँ सर, एक मेथिल है, एक हाइड्रोजन है, अलग अलग समूह है। इसके अंदर देखो, इस परमाणु से दो अलग अलग समूह जुड़े हैं, एक मेथिल है, एक हाइड्रोजन है, मतलब इससे भी दो अलग परमाणु जुड़े हुए हैं, इस परमाणु से भी दो अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। अच्छा, इसको चेक करो। पहली कंडीशन, दोनों जो है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, एक से काम नहीं चलेगा। पहली कंडीशन द्विबंध उपस्थित होना चाहिए, क्या इसके अंदर द्विबंध है? बिल्कुल है सर, मतलब पहली कंडीशन पूरी। अच्छा, दूसरी लगाइए, दूसरी कंडीशन है द्विबंध से बंधित दोनों परमाणु से अलग अलग समूह होने चाहिए। इस कार्बन को चेक करो, द्विबंध से बंधित इस कार्बन को चेक करो, इसके पास एक मेथिल है, एक हाइड्रोजन है, यानी कि ये तो जो है वो दो अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ है। लेकिन जरा इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास अगर आप देखेंगे तो इससे दो अलग अलग समूह जुड़े हुए होकर के एक ही प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये ज्यामितीय समविभक्ता नहीं दर्शाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, दो लाइन अगर आपने याद रख ली तो ये सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। पहली कंडीशन, उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डबल बॉन्ड से बंधित परमाणुओं को चेक करिए, उनके पास अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, इसके पास भी अलग होने चाहिए, इसके पास भी अलग होने चाहिए। अगर मान लो आप कहेंगे सर इसके पास तो अलग है ना, तो फिर इसको दर्शा दो, नहीं, इसके पास भी अलग होने चाहिए, इसके पास भी अलग होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। अगर एक परमाणु से भी समान समूह जुड़े हुए हैं तो वो ज्योमेट्रिक समविभक्ता नहीं दर्शाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने तीन बातें आपको बताई, क्या तीनों चीजें क्लियर हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले ज्यामितीय समविभक्ता होती क्या है? डबल बॉन्ड के सापेक्ष रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन, यानी कि घूर्णन नहीं होगा। अगर आप दो बोलों के बीच में दो बॉन्ड बना देंगे तो फिर घूर्णन नहीं करेंगे वो, है ना, उसके सापेक्ष घूम नहीं पाएगी, तो वो तो होती है ज्यामितीय समविभक्ता। दर्शाता कौन है? एल्कीन, साइक्लोएल्केन, ऑक्सिन और एजो कंपाउंड। फिर इसकी शर्त क्या है, यानी कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, कौन नहीं दर्शाएगा, ये कैसे पता चलेगा? दो बातें याद रखनी है। पहले चीज चेक करो, डबल बॉन्ड है। दूसरी चीज चेक करो, डबल बॉन्ड से बंधित दोनों परमाणुओं से दो अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए। और इस चीज से एग्जाम्पल को हमने इसको समझ लिया। ठीक है, इसको नोट करो, इस चीज को नोट करो। अब हमें क्या देखना है? अब देखो, इस चीज को मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको 10-12 एग्जांपल प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है, कौन नहीं दर्शाता है। लेकिन एक बार इतना याद रख लो, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि पहले सिस ट्रांस, फिर सिन एंटी और फिर इजेड। ठीक है, पहले इतनी चीजें आपको अगर समझ में आ गई फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको। चलो, अब अपन क्या पढ़ेंगे? सिस ट्रांस। ज्यामितीय समविभक्ता के तीन प्रकार होते हैं, एक होती है सिस ट्रांस, एक होती है सिन एंटी और एक होती है इजेड। ठीक है, इजेड। तो पहले आप सभी हेडिंग लगाएंगे समपक्ष विपक्ष, समपक्ष विपक्ष, यानी कि सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, समपक्ष विपक्ष। पहली चीज यहां पे ये ध्यान रखना है कि समपक्ष विपक्ष का मतलब क्या होता है, सिस और ट्रांस का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है सभी को पता है। समपक्ष का मतलब है कि समान समूह, समान समूह द्विबंध के एक तरफ स्थित होने चाहिए। द्विबंध के एक तरफ अगर स्थित है तो वो बनेगा सिस, और समान समूह विपरीत दिशा में है, समान समूह अगर विपरीत है तो वो बनेगा ट्रांस। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, बस दिमाग में रखना है कि अगर समान समूह, अब समान समूह क्या होगा समझ में आ जाएगा।
लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि समान समूह अगर द्विबंध के एक तरफ है, एक तरफ का मतलब वो ऊपर हो सकते हैं नीचे हो सकते हैं, एक तरफ है तो सिस और विपरीत है, एक इधर है दूसरा इधर है, तो वो ट्रांस बनेगा। अब सर पहली कंडीशन तो हमें ये समझ में आ गई कि समपक्ष विपक्ष का मतलब क्या होता है, पहली चीज समझ में आ गई सिस ट्रांस क्या होता है। दूसरी चीज सिस ट्रांस दर्शाएगा कौन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, सिस ट्रांस दर्शाता कौन है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दर्शाता है। वो तो सर आपने अभी बताया कि एक एल्कीन, एक साइक्लोएल्केन, एक ऑक्सिन और एक एजो, ये चार कंपाउंड दर्शाते हैं। अब सिस ट्रांस कौन दर्शाएगा भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो दर्शाते हैं उसमें से ही कोई होगा जो सिस ट्रांस दर्शाएगा। तो उनमें से चार में से एक एल्कीन और एक साइक्लोएल्केन, ये आपके सिस ट्रांस दर्शाते हैं। बाकी के जो दो बचे यानी कि ऑक्सिम और एजो कंपाउंड, ये आपके सिन और एंटी दर्शाएंगे। तो सर इजेड बच गया, वो कौन दर्शाएंगे, चारों के चारों तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इजेड एक अलग प्रकार है, वो अपन उसको अलग से देखेंगे और वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो पहले इतना ध्यान में रखिए कि जो समपक्ष और विपक्ष समावेता होती है वो किस में होती है, एक तो होती है एल्कीन में और एक होती है साइक्लोएल्केन में, एक होती है आपकी साइक्लोएल्केन में, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, बहुत आसान है। चार चीजें थी, एल्कीन, साइक्लोएल्केन, ऑक्सिम और एजो कंपाउंड, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। उनमें से एल्कीन और साइक्लोएल्केन तो सिस ट्रांस दर्शाएंगे और ऑक्सिम और एजो कंपाउंड सिन एंटी दर्शाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। अब अपन इसको समझते हैं एग्जांपल से। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन। ये दो एग्जांपल आपके सामने लिखे गए हैं। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। पहचानेंगे कैसे, बिल्कुल ये जो चीज आपको मैंने बताई है इससे पहचानना है। समान समूह अगर एक तरफ है तो सिस और समान समूह अगर विपरीत है तो ट्रांस। यहाँ पे देखिए ये समान समूह एक तरफ है यानी कि ऊपर की ओर है, ये समान समूह एक तरफ है यानी कि नीचे की ओर है, इसको अपन कह देंगे सिस। यहाँ पे देखिए समान समूह हाइड्रोजन हाइड्रोजन समान समूह है, विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेथिल मेथिल समान समूह है, विपरीत दिशा में है, यानी कि ये हो जाएगा अपना ट्रांस। समझ गए इस चीज को। तो ये मुझे लगता है किसी को कंफ्यूजन इसमें होता ही नहीं होगा, बहुत आसान सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज है कि अगर समान समूह एक तरफ होते हैं तो सिस किसकी एक तरफ, डबल बॉन्ड की एक तरफ, ये डबल बॉन्ड है इससे एक तरफ समान समूह है तो सिस हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के विपरीत दिशा में है, ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तब ट्रांस हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो सिस होता है और ट्रांस होता है, ट्रांस के अंदर देखिए इसके अंदर अगर अपन बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की, किसकी बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण की, द्विध्रुव आघूर्ण को अपन दर्शाते हैं म्यू से, किससे दर्शाएंगे, म्यू से। तो इसके अंदर म्यू का मान 0 हो जाएगा, जबकि इसके अंदर म्यू का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। अब इसकी समझिए क्यों नहीं होगा, इसके अंदर देखिए ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे इसके अंदर म्यू का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आ जाएगा, जबकि इसके अंदर म्यू का मान 0 नहीं होगा, म्यू का मान कुछ ना कुछ होगा। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, सिस और ट्रांस कैसे पहचानना है, समान समूह एक तरफ सिस, समान समूह विपरीत दिशा में ट्रांस। फिर आपको देखना है द्विध्रुव आघूर्ण, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, म्यू का मान 0 होता है, और यहाँ पे सिस का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं होता है। एक चीज नोट करके लिखिए, और इससे मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, नोट करके लिखिए। एक तो आपको लिखना है स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, स्थायित्व, एक आपको लिखना है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। स्थायित्व और मेल्टिंग पॉइंट दो चीजें बिल्कुल देसी भाषा में लिखेंगे जिससे आपको समझ में आए। दो चीजें ट्रांस की ज्यादा होती है, ट्रांस की सिस से ज्यादा होती है, ट्रांस की सिस से ज्यादा होती है। बाकी सब कुछ, अब बाकी सब कुछ में क्या आएगा, बाकी सब कुछ में आप ले लो बॉइलिंग पॉइंट ले लो, आप प्रतिकृषण ले लो, आप विलेयता ले लो, आप ध्रुवीयता ले लो, कुछ भी, यानी कि सब कुछ में सब कुछ आ गया। बाकी सब कुछ सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है, बाकी सब कुछ सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है। समझ गए मेरी बात को, क्या इतनी बातें समझ में आई,
सर नीचे वाली लाइन समझ में नहीं आई, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, समझो ध्यान से। मैंने कहा इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आपको कंफ्यूजन करेगी। किसी में पूछेगा प्रतिकृषण किसका ज्यादा है, यानी कि प्रतिकृषण का क्रम पूछ लिया, स्थायित्व पूछ लिया, है ना, स्थायित्व का क्रम पूछ लिया कि स्थायित्व किसका ज्यादा, सिस का कि ट्रांस का, प्रतिकृषण किसका ज्यादा, सिस का कि ट्रांस का, विलेयता किसकी ज्यादा, सिस की कि ट्रांस की, ध्रुवीयता किसकी ज्यादा, सिस की कि ट्रांस की, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, सिस का कि ट्रांस का। यानी कि ऐसी सारी चीजों को कंफ्यूजन से बचने के लिए एक ही लाइन याद रखना, और वो लाइन क्या याद रखना है कि एक तो स्थायित्व, एक तो स्टेबिलिटी, और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। दो चीजें, स्थायित्व और गलनांक, स्थायित्व और गलनांक, ये दो चीजें ट्रांस की ज्यादा होती है, बाकी सब कुछ सिस की ज्यादा। बस एक ही लाइन में सब कुछ क्लियर कर दो। यानी कि अगर आ जाए स्थायित्व का क्रम पूछ ले तो ट्रांस का ज्यादा सिस से, गलनांक का क्रम पूछ ले तो ट्रांस का ज्यादा सिस से, बाकी किसी का क्रम पूछ ले सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा। बस इन चीजों से आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि अब मैं इस चीज को क्लियर करूं तो स्थायित्व सिस का कम, ट्रांस का ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा, सिस का कम, और दो ही चीजें होती है जो ट्रांस की ज्यादा होती है, बाकी सारी चीजें सिस की ज्यादा होती है। और इससे आप कोई भी सवाल आपको दे दे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको बस एक लाइन याद रखनी है, एक स्थायित्व एक मेल्टिंग पॉइंट, दो चीजें ट्रांस की ज्यादा, बाकी सब कुछ इसकी ज्यादा। एक लाइन में आप सारी कुछ क्लियर कर सकते हैं। आपसे पूछ ले द्विध्रुवागुण, तो द्विध्रुवागुण यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं और म्यू का मान 0 आ जाता है, जबकि इसमें 0 नहीं आएगा। ये इतनी चीजें सिस और ट्रांस के बारे में आपको ध्यान रखना है। और एल्कीन जो है ये आपका क्या है, एल्कीन है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप कहेंगे सर साइक्लोएल्केन के एग्जांपल बताइए। साइक्लोएल्केन कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं साइक्लोएल्केन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बताइए इनमें से कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। समान समूह एक तरफ इसमें है तो ये हो जाएगा आपका सिस, और समान समूह विपरीत दिशा में इसमें है तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस, यानी कि बहुत ही हल्का, कुछ भी इसमें है ही नहीं ऐसा, है ना। साइक्लोएल्केन के अंदर सिंपल सी चीज सिस ट्रांस अपन को आता ही। अब एक एग्जांपल इसके अंदर मुझे और करवाना है, इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं सिस ट्रांस को, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। अब एक एग्जांपल में एल्केन का और बता देता हूं जो थोड़ा सा फेमस एग्जांपल है, और वो ये है C डबल बॉन्ड C डबल OH हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH हाइड्रोजन, और दूसरा एग्जांपल ये है हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH हाइड्रोजन। अब एक चीज बताइए पहले सिस ट्रांस पहचानिए, समान समूह एक तरफ है सिस हो जाएगा, समान समूह विपरीत दिशा में है ट्रांस हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक विशेष नाम होता है वो याद रखना, इसको बोलते हैं मेलिक अम्ल, इसको बोलते हैं मेलिक अम्ल, और इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक अम्ल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसके नाम आपको ध्यान रखना। तो मेलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल आपस में सिस ट्रांस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिस और ट्रांस के बारे में जितनी बातें थी मैंने आपको A to Z बता दी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। सिस ट्रांस में पहले सिस का और ट्रांस का मतलब समझो। सिस का मतलब ये होता है कि समान समूह एक तरफ तो सिस, और समान समूह विपरीत दिशा में, यानी कि एक ऊपर एक नीचे हो गया तो वो ट्रांस हो जाएगा। पहली चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज सिस ट्रांस दर्शाते कौन है, एक एल्कीन और दूसरा साइक्लोएल्केन, ठीक है साहब। फिर एल्कीन के एग्जांपल हमने देख लिए, एक ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, ये दोनों एल्कीन के, फिर एक साइक्लोएल्केन का एग्जांपल देख लिया। सिस ट्रांस आप बहुत आसानी से इसको अंदर बता सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी जो चीज है इसके अंदर ये आपको ध्यान में रखना है कि एक स्थायित्व और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, बाकी सारी चीजें सिस की ज्यादा होती है। द्विध्रुवागुण जो है वो म्यू का मान जो है वो इसके अंदर ट्रांस के अंदर 0, जबकि इसके अंदर कुछ न कुछ होता है। बस ये सारी की सारी चीजें सिस और ट्रांस के बारे में जो आपको जाननी थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं सिन और एंटी। सिन और एंटी बहुत आसान है, इससे भी आसान है, कुछ भी नहीं करना। सिस ट्रांस के जैसे ही सिन और एंटी है, इसको लिख लो तुम, इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटाओ इसको, चलो। दूसरा प्रकार जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखने को मिलता है वो होता है सिन और एंटी। सिन और एंटी क्या होता है, सिन और एंटी, सिन एंटी ध्यान से देखना,
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिस और ट्रांस अगर आपको समझ में आ गया, सिन और एंटी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। सिन को मानना है सिस, एंटी को मानना है ट्रांस। ट्रांस क्या होता है? ऑपोजिट साइड, और एंटी का मतलब भी क्या होता है? ऑपोजिट साइड, और सिन का मतलब सिस यानी कि सेम साइड, यानी कि ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सिस और ट्रांस की तरह इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, दर्शाएंगे कौन? बाकी के जो दो बचे, एक तो ऑक्सिम कंपाउंड और एक आपके एजो कंपाउंड। ये जो दोनों के दोनों हैं, ये आपके सिन और एंटी आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे, है ना। एल्कीन साइक्लो एल्केन सिस ट्रांस और ऑक्सिम एजो कंपाउंड सिन एंटी। ठीक है बच्चों, अब देखो ऑक्सिम होता क्या है, पहले अपन ऑक्सिम का एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सिम क्या होता है? ऑक्सिम मैंने आपको बताया सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, और ये लोन पेयर, इस साइड दो समूह लगे होंगे, अपन मान लेते हैं एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। अब इसी चीज को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, COH, ये हाइड्रोजन, ये CH3। अब इसके अंदर आपको सिन और एंटी पहचानना है। सर कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? कुछ भी नहीं करना है, ऑक्सिम के अंदर आपको क्या करना है, H व OH अगर सेम साइड है, अगर सेम साइड है तो सिन, तब तो क्या हो जाएगा सिन, और अगर ये ऑपोजिट साइड है तो एंटी। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी। यानी कि कहने का मतलब इतना सा है कि इसके अंदर समान समूह तो है नहीं, जैसे कि CH3 है, इधर CH3 तो लगा हुआ है नहीं, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन तो लगा हुआ है नहीं, तब समान समूह अपन किसको मान लेते हैं? हाइड्रोजन और OH, इन दोनों को समान समूह मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे H और OH कहाँ है? समान, समान दिशा में है, द्विबंध के एक तरफ स्थित है, तो ये तो हो जाएगा सिन, ये तो हो जाएगा सिन। और यहाँ पे समान समूह यानी कि हाइड्रोजन और OH क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, OH ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, यानी कि ये आपका हो जाएगा एंटी। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, कुछ भी नहीं है। सिन और एंटी के अंदर H और OH को देखना है, H और OH को देखना है। H और OH को आपको समान समूह मानना है। यहाँ पे H और OH को समान समूह मानते हुए आप देखेंगे कि अगर वो समान दिशा में है तो सिन हो जाएगा, विपरीत दिशा में है एंटी हो जाएगा। ये ऑक्सिजन का एग्जांपल। सर एजो कंपाउंड का एग्जांपल बताइए। बिल्कुल बताते हैं। एजो कंपाउंड कैसा होता है? देखिए ये ऐसा होता है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, इधर जो है वो आप ये मान के चलिए ये, ठीक है, और इस साइड ये दो यहाँ पे क्या लगी हुई है? बेंजीन रिंग लगी हुई, फिनाइल। एक ये मैंने बना दिया, दूसरा मैं ये बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर चेक करिए, समान समूह अगर एक तरफ है तो सिन, और समान समूह अगर विपरीत दिशा में है तो एंटी। कितना आसान है रे, कितना आसान है। ये समान समूह, ये समान समूह एक तरफ, ये समान समूह विपरीत है, समान समूह विपरीत है तो एंटी हो जाएगा। बस एजो में तो कुछ करना ही नहीं है, एजो में तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब आप सिन और एंटी समझ गए। याद कितनी बातें याद रखनी सर? कुछ बातें याद रखनी। कौन सी सर? सिन और एंटी का दर्शाते कौन है? पहली चीज तो ऑक्सिम और एजो कंपाउंड। फिर ऑक्सिम और एजो होते क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑक्सिम जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये इस प्रकार की चीज को ऑक्सिम कहते हैं। और एजो कंपाउंड क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन। यहाँ पे आपको लोन पेयर दिखेंगे दो, ठीक है, और यहाँ पे कोई समूह जुड़े होंगे, तो ये तो है आपका एजो कंपाउंड और ये है आपका ऑक्सिम कंपाउंड। ये इनकी बेसिक स्ट्रक्चर है। ये दो अगर आपको कहीं संरचना दिखे तो वहां पे सिन एंटी लगाना, सिस ट्रांस मत लगा देना, वो एल्कीन साइक्लो एल्केन में लगेगा। इसलिए तो यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सिम और एजो कंपाउंड में सिन एंटी होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज चेक कैसे करना सर? एजो में तो कोई दिक्कत नहीं है, समान समूह एक तरफ तो सिन हो जाएगा, विपरीत है तो ट्रांस। थोड़ी सी दिक्कत ऑक्सिम में आएगी क्योंकि यहाँ पे समान समूह आपको नहीं दिखेंगे, तो हाइड्रोजन और OH को समान मान लेना। अगर हाइड्रोजन OH एक तरफ है तो सिन, और हाइड्रोजन OH विपरीत दिशा में है तो ट्रांस। बस ये दो तीन बातें आपको सिन एंटी में ध्यान रखनी है, इससे बाहर सवाल आपको नहीं दिखेगा। इसको नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इस चीज को। चलो अब तीसरी जो आती है वो आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का तीसरा प्रकार है EZ। EZ और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा प्रकार EZ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है EZ। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि EZ जो है वो दर्शाएगा कौन सा?
आपने कहा चार चीजें होती है जिसमें से दो जो है वो सिस ट्रांस दर्शाते हैं और दो जो है वो आपकी सिन एंटी दर्शाते हैं, ये कौन दर्शाएगा? तो एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लो ये हमने एल्कीन लिखा, इस साइड CH3 है, इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड क्या है CH3 है, इस साइड हाइड्रोजन है, और एक मैंने ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड C फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोड, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये तो क्या दर्शाएगा, ये तो दर्शाएगा सिस ट्रांस, यानी कि अब इसमें अपन को चेक करना है किसी से कि ट्रांस है, वो बाद की बात है, वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है, इसे चारों के चारों समूह अलग जुड़े हैं, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि कोई समूह समान है ही नहीं, तब जो है वो आपको EZ से पता करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी है, यानी कि डिफरेंस क्या हुआ सिंपल सा सिस और ट्रांस और EZ में? इतना सा अंतर है कि अगर समूह समान हो, जैसे इसके अंदर और इसके अंदर एक एक समूह समान है, इधर भी CH3 है तो इधर भी CH3 है, इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन है, जिससे अपन पता लगा पाएंगे कि समान समूह एक तरफ है कि विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ पे जब चारों ही समूह अलग अलग हो, तब अपन कैसा पता लगाएंगे कि कौन सा समूह समान है इनमें से? तब जो है वो अपन क्या करते हैं, EZ लगाते हैं, और उसके लिए अपने अलग से रूल हैं। ये चीज समझ गए? EZ कब लगाएंगे, EZ कब लगाएंगे, समझ गए? जब द्विबंध से बंधित परमाणुओं से चारों अलग अलग समूह जुड़े हो, तब अपन EZ लगाते हैं। कैसे सर? जैसे कि ये द्विबंध से बंधित परमाणु, ऐसे A B C D चारों अलग अलग है, इस प्रकार की कंडीशन जब मिल जाए तब अपन को EZ देखना है। EZ कब देखना है? जब चारों के चारों समूह, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, अलग हो, तब अपन को EZ देखना है। ठीक है सर। अब EZ के अंदर होता है क्या सर? E का मतलब सिंपल सा ये समझो, E का मतलब ट्रांस, और Z का मतलब सिंपल सा ये समझो सिस। E का मतलब यहाँ पे ट्रांस और Z का मतलब सिस, यानी कि इसमें भी देखना अपन को सिस ट्रांस ही है, क्योंकि हमें वही आता है सबसे ज्यादा, तो अपन जो है वो सिस ट्रांस की तरफ से ही देखेंगे, फिर अपन को EZ में कन्वर्ट कर लेना, फिर अपन EZ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है सर, करेंगे कैसे, थोड़ा सा आपको ध्यान में बताना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, CIP रूल। CIP रूल क्या कहता है? CIP रूल कहता है कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी प्राथमिकता ज्यादा। ये चीज मैं समझाऊंगा, बस आप सुनते हैं। दूसरी चीज, अगर समस्थानिक आ गया, उस कंडीशन में जिसका परमाणु भार ज्यादा उसकी प्राथमिकता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सर ये CIP रूल क्यों लगाना है? यहां से हम इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। CIP रूल से हम क्या करेंगे? इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे? मान लो इससे कार्बन से दो चीज जुड़ी हुई, एक A और एक B जुड़ी हुई, तो अपन देखेंगे इसमें हाई प्रायोरिटी किसकी है ना, ज्यादा प्राथमिकता किसकी है, वो कैसे देखेंगे? परमाणु क्रमांक से, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हुआ उसको अपन हाई प्रायोरिटी देंगे, 1 नंबर देंगे, तो अपने आप जो बचा उसको 2 नंबर दे देंगे, उसके चेक करने की आवश्यकता नहीं। फिर इस कार्बन को देखेंगे, इधर वाले को, और उसके अंदर भी देखेंगे कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको हाई प्रायोरिटी, उसको 1 नंबर, और जिसका परमाणु क्रमांक कम उसको अपन 2 नंबर दे देंगे, वो अपने आप 2 नंबर पे आ जाएगा। मान लो अगर आपको समस्थानिक मिल जाए, यानी कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं, तो फिर परमाणु भार देख लेना है, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से करेंगे और ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से आप देखते जाइए। C डबल बॉन्ड C फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक एग्जांपल आपको मैं ये करवा देता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको ये करवा देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन NH2 C डबल बॉन्ड H। एक एग्जांपल आपको मैं ये करवा देता हूं, ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं, C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन CH3 ले लेते हैं, इधर फ्लोरीन ले लेते हैं, इधर मैं कर देता हूं CH3 CH2
COOH, इधर मैं कर देता हूँ CH3CH2CN। अब यहाँ से ये 4 एग्जांपल है जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। EZ में सवाल कैसे बनेगा, आपको पहचानना कौन सा कंपाउंड E है, कौन सा कंपाउंड Z है। आपको पहचानना कौन सा कंपाउंड E है, कौन सा कंपाउंड Z है। कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको CIP रूल लगाना है। CIP रूल ये होता है कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है। CIP रूल दोनों पे अलग अलग लगाना है। जैसे कि इस द्विबंध से बंधित 2 कार्बन है, एक ये, तो इस पे भी CIP रूल लगाना है, फिर इस पे CIP रूल लगाना है। चारों को एक साथ नहीं लगाना, चारों की प्रायोरिटी एक साथ डिसाइड नहीं करनी, इसकी अलग प्रायोरिटी होगी, इसकी अलग प्रायोरिटी होगी। अब कैसे होगी देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है इससे 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक आयोडीन है, एक फ्लोरीन है। परमाणु क्रमांक ज्यादा किसका है, आयोडीन का। परमाणु क्रमांक ज्यादा किसका है, आयोडीन का, यानी कि आयोडीन की प्राथमिकता ज्यादा, इसको अपन ने 1 नंबर दे दिया। समझ गए मेरी बात को, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी प्राथमिकता ज्यादा, इसकी प्राथमिकता ज्यादा, इसको 1 नंबर दे दिया। तो जो बचा वो अपने आप क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अच्छा, अब यही की यही चीज इस कार्बन पे करो, इस कार्बन पे करो, इससे भी 2 समूह जुड़े हुए हैं और 2 समूह अलग अलग हैं। क्या करेंगे, CIP रूल लगाएंगे, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी प्राथमिकता ज्यादा। परमाणु क्रमांक ज्यादा किसका है सर, परमाणु क्रमांक बोरोन सॉरी ब्रोमीन का ज्यादा है, यानी कि 1 नंबर, और क्लोरीन क्या आ जाएगा अपने आप 2 नंबर। यानी कि इसके अंदर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसके अंदर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। हाई प्रायोरिटी वाले समान समूह हो जाएंगे, या फिर मैं यूं कहूं जिसका नंबर 1 आया वो समान हो जाएंगे, और जिसका नंबर 2 आया वो आपस में समान हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली इस प्रकार के समान तो सिस ट्रांस की तरह तो अपन को मिलेंगे नहीं कि CH3 दिख गया या हाइड्रोजन दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो चारों अलग अलग है, तो फिर अपन प्रायोरिटी देखेंगे कि प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा है, यानी कि इस वाले कार्बन में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा और इस वाले कार्बन में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, वो समान समूह हो जाएंगे, है ना। यानी कि जिसको 1-1 नंबर मिला वो समान समूह। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे ना। हाँ, अब देखो इसमें 1 और इसमें 1 दोनों ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में होते हैं तो उसको अपन कहते हैं ट्रांस। इसमें भी सिस ट्रांस देखना है अपन को, दिमाग में सिस ट्रांस ही रखना है। बस याद इतना सा रखना है कि अगर ये ऑपोजिट है तो ट्रांस, और ट्रांस को हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं, मतलब ये हो जाएगा ई, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। इतना इजी है सर। इसी कहां है ये बताओ, ये बता देते हैं। देखिए इस समय ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इस कार्बन है ना, ये क्या है, कार्बन है, यानी कि ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हाइड्रोजन इधर लिखा हो, ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा CH3, तो इधर कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 नंबर है, ये अपने आप 2 नंबर पे आ जाएगा। इस साइड देखो, इस साइड सर, इस साइड कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे। इसको 1 नंबर क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा, इसको 1 नंबर क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा। क्यों कर रहे हैं, CIP रूल लगा रहे हैं। इसके अंदर हाई प्रायोरिटी वाले देख लीजिए समान है, हाई प्रायोरिटी वाले द्विबंध के एक तरफ स्थित है, समान समूह एक तरफ स्थित है, इसको अपन सिस कहेंगे, और सिस को अपन जेड से दर्शाएंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या चीजें समझ पा रहे हो, बिल्कुल सर। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए सर, एक तो है ट्राइटियम यानी कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और दूसरा हो जाएगा क्लोरीन, और क्लोरीन 1 नंबर पे आ जाएगा क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो ये तो अपने आप 2 पे आ जाएगा। अब इस साइड देखिए जरा, इस साइड देखिए, इस साइड में परमाणु क्रमांक तो दोनों का सेम है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक, एक प्रोटियम है एक ड्यूटेरियम है। तब अपन क्या करेंगे, समस्थानिक के केस में परमाणु भार देख लेते हैं, और परमाणु भार किसका ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है। प्रोटियम का सबसे कम परमाणु भार होता है, ट्राइटियम का इससे भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इसका ज्यादा, यानी कि 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब देख लीजिए समान समूह कहाँ पे है, एक तरफ है सर, समान समूह द्विबंध के एक तरफ स्थित है, जिसको एक तरफ हो गया तो सिस कहेंगे, और सिस से क्या बनता है, जेड बनता है। समझ आ रही सारी चीजें। चलो अब इस साइड आइए, इस साइड आइए, ऐसे लिख देते हैं CH3। इस साइड अगर अपन देखें, इस कार्बन पे CI रूल, परमाणु क्रमांक ज्यादा किसका, सर फ्लोरीन का, 1 नंबर मिल जाएगा, इसको 2 नंबर मिल जाएंगे। सर इधर देखिए तो इतनी बड़ी चेन सर, इधर कार्बन हाइड्रोजन यानी सब समान आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यहाँ पे CH3 CH2C, यहाँ पे भी CH3 CH2C, इतने तक सेम है। उसके बाद इसमें आ रहा है O, इसमें आ रहा है N, है ना। उसके बाद आपको देखना है, जहां तक समान आए उसको स्किप कर दो, जहां अलग आए उसके पहले को पकड़ लो। जैसे कि इसमें पहले अलग आ रहा O, इसमें पहले अलग आ रहा है N। O का क्या होगा, परमाणु क्रमांक ज्यादा, यानी कि हाई प्रायोरिटी, इसकी लो प्रायोरिटी, यानी कि अब जो है वो समान समूह हाई प्रायोरिटी वाले विपरीत दिशा में है, ट्रांस बनेगा, ट्रांस को ई कहेंगे, ये हमारा ई है, ये हमारा ई हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ। ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताने का प्रयास किया, क्या आप समझ पाए? चलो, EZ के अंदर कितनी बातें ध्यान रखनी है सर। पहली चीज, EZ तब लगेगा जब चारों के चारों समूह अलग हो, तब EZ लगाएंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, EZ लगाएंगे कब? जब चारों समूह अलग हो। अब लगाएंगे कैसे? कुछ नहीं, CIP रूल फॉलो कर लो। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको 1 नंबर दे दो। इस वाले कार्बन में भी जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको 1 नंबर देख लो। अब देख लो 1 नंबर कहां पे आ रहा है? 1 नंबर समान दिशा में आ रहा है, चाहे ऊपर आओ चाहे नीचे आओ, समान दिशा में आना चाहिए, तब तो बनेगा सिस। और सिस बनेगा तो अपन कह देंगे क्या है? Z है। और अगर 1 नंबर विपरीत दिशा में आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, तब अपन कहेंगे ट्रांस है, और ट्रांस को अपन E कह देंगे। बस इतना सा काम करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब यानी कि सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, समझ गए। अब अपन कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल कर लेते हैं, यानी कि जो ज्यामितीय समावयवता कौन दर्शाएगा कौन नहीं दर्शाएगा, वो थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इसको मिटा दूं, चलो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल आने के चांस है ना वो यही है कि कौन ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा और कौन सा यौगिक नहीं दर्शाएगा। तो ये पहचानना आपको आना चाहिए, ये पहचानना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3, ये पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा CH3 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड CH3 CH3। तीसरा कंपाउंड मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चौथा कंपाउंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा CH3 हाइड्रोजन ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए, और करें? और कर लेते, चलो 5 हो, 5 हो अपन ये कर लेते। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इस साइड। छठा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 2 1 2, यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, सातवां एग्जांपल आपको यहाँ पे और मैं बता देता हूँ। CHCl। ठीक है, एक और लिखो। चलो, इतने एग्जांपल आप खुद से एक बार ट्राई करो, इन सबको लिखो पहले, फिर एक एक को ट्राई करो कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई का शॉर्टकट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा नाम, ठीक है, कौन जीआई दर्शाएगा और कौन नहीं दर्शाएगा। ठीक है, आपको ये चेक करना है, फिर आप देखना कितने आपके गलत होते हैं कितने आपके सही होते हैं। कंसेप्ट क्या लगाना है, मैंने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शर्तें बताई, एक तो उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरी शर्त द्विबंध से बंधित दोनों परमाणुओं से 2 अलग अलग समूह होने चाहिए। ये 2 शर्तें आपको फॉलो करते हुए इनको करना है। 8 में से आपके कितने सही होते हैं फिर मैं एक एक करके करवाता हूँ, है ना। नंबर एक और लिख लो, 1 प्रोपीन 1 प्रोपीन, इसके अंदर आपको खुद बना के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको अपन 2 ब्यूटील भी कह सकते हैं, हो सकता है वहां पे लिखा आ सकता है ब्यूट 2 इन लिखा हो सकता है, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हो गया 1 2। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा आ सकता है। चलो इनको ट्राई करो, आप पॉज करके ट्राई करो, फिर अपन करते हैं। अब बताओ, मैं पहले स्टार्ट करते हैं। पहले वाला देखो, कंडीशन 2 दिमाग में याद रखनी है कि एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए
और फिर डबल बॉन्ड से बंधित परमाणुओं से दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। पहले वाले को चेक करो, इसके अंदर पहली बात डबल बॉन्ड है सर, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन अगर पूरी हो रही है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। पहली कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन क्या है, द्विबंध से बंधित, ये द्विबंध है, इससे बंधित कौन है, एक तो ये है एक ये है, इनसे दोनों परमाणु से अलग अलग होने चाहिए। क्या इस कार्बन से दो अलग अलग समूह जुड़े हैं? बिल्कुल नहीं सर, इससे हाइड्रोजन है, इससे भी हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन से दोनों समान समूह जुड़े हुए हैं, मतलब ये नहीं दर्शाएगा। इस साइड देखो, इस साइड भी दोनों समान है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। चलो अगला देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, पहली कंडीशन वही द्विबंध होना चाहिए है सर। दूसरी कंडीशन द्विबंध से बंधित दोनों परमाणु से अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए। यहाँ पे दोनों से नहीं है, एक ही से, इससे तो अलग अलग समूह जुड़े हुए, एक मेथिल है एक हाइड्रोजन, मतलब इस तरीके से देखें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। लेकिन अगर आप इस तरफ देखोगे तो इस कार्बन से दोनों समान समूह जुड़े हुए हैं और इस कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन से अलग अलग समूह होने चाहिए, एक कार्बन से काम नहीं चलेगा। इस कार्बन के पास भी दो अलग समूह, इस कार्बन के पास भी दो अलग समूह, तभी जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। जैसे कि अगला देखो, पहली कंडीशन द्विबंध होना चाहिए, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन इस कार्बन से भी दो अलग समूह, इस कार्बन से भी दो अलग समूह है, बिल्कुल है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये जितने एग्जांपल आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट होगे, ठीक है। अब अगला देखो, इसमें तुम फंसोगे, इसमें फंसोगे, देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्यों फंसोगे, देखो पहली कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है, इस कार्बन से भी दो अलग समूह होने चाहिए, इस कार्बन से भी दो अलग समूह जुड़े होने चाहिए। अब आप क्या देखोगे, सर ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन से तो दो अलग समूह है, इस कार्बन से तो दो अलग समूह जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कार्बन से दो अलग समूह नहीं जुड़े हुए हैं, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। और आप कर देंगे कि अगर एक ही कार्बन से दो समान ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, लेकिन ये गलत है, ये दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों समान नहीं है, इनको ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखो देखो ये डबल बॉन्ड से, ये कार्बन देखिए, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये और ये दोनों अलग अलग है, और ये भी, ये तो अलग है, ये तो आप पता ही लगा लोगे। इसको भी याद रखना, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड वाले के साथ जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले, लेकिन दिखने में क्या दिख रहा है, समान दिख रहे हैं, दिखने में ये क्या दिख रहा है, दोनों ही ऐसे दिख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये समान है तो नहीं दर्शाएगा, लेकिन वास्तव में क्या करेगा, ये दर्शाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग है। तो इस प्रकार की एग्जाम्पल आपको याद रखना। अब जैसे कि मैं बात करूं 1 प्रोपीन की, तो इसके अंदर आपको संरचना बनानी पड़ेगी। कैसी संरचना पड़ेगी, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 है ना, 1 पे डबल बॉन्ड लग गया। अब इसकी संयुक्तता हाइड्रोजन से पूरी कर दो भाई। देखो इसके अंदर यानी कि इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या होगा, 3 बॉन्ड ये हो जाएंगे, एक ही हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसकी CH3 हो जाएगी। तो अब देखिए इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सर डबल बॉन्ड है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब ये नहीं दर्शाएगा, इधर भले ही 2 अलग अलग हो जाए, एक तरफ तो सेम है ना, तो एक तरफ भी सेम होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, दोनों तरफ अलग अलग होने चाहिए। अब चलो इसको देखो, इनको देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है सर, ये रहा, ये डबल बॉन्ड रहा, ये C डबल बॉन्ड C, यानी कि डबल बॉन्ड तो है। फिर देखिए आपको कि यहाँ पे दोनों कार्बन से अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से तो एक हाइड्रोजन एक Cl है, मतलब इससे तो अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। अब इस कार्बन से देखिए, इस साइड जाइए, 1 2 ये आधा ले, ये 1 2 ये आधा ले। अब यहाँ पे देखिए 1 2 1 2, यानी कि ये इसका एक आएगा, ये इसका एक आएगा, ये इसका 2 तो इसके अपने हो जाएंगे। फिर ये तीसरे वाला जो है ना, ये इसका आएगा 1 2 और ये 3। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे आपको यह सममिति देखनी है, क्या देखनी है, सममिति देखनी है, और इसके हिसाब से काम करना है। यहाँ पे इसका ये आएगा और इसका ये आएगा, तो इसके पास डबल बॉन्ड है, जबकि इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा, समझ में आया। देखो मैं इसको और अच्छे से समझाता था, ये C डबल बॉन्ड C है, इस साइड हाइड्रोजन और इस साइड Cl है। इस साइड देखो, इस साइड कैसे आपको पता है, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, और इसके पास डबल बॉन्ड है। जबकि इस साइड कैसा है, एक ये है, ठीक है, फिर मान लो ये है और ये है, तो इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये अलग हो गया, ये अलग, इसके पास ये अलग है ही। समझ गए ना, कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन अलग दर्शा रहा है। अब इसको देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो डबल बॉन्ड उपस्थित है, फिर इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास Cl, मतलब इसके पास तो अलग ग्रुप है। अब इसको देखो, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बन है, तो मतलब 2 कार्बन तो इसके होंगे पूरे के पूरे यहाँ तक, तो
इसके भी 2 कार्बन तो पूरे के पूरे यहाँ पे होंगे, ठीक है। मतलब ये तीसरा कार्बन आज आधा होगा क्या, कैसे होगा देखो, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास होगा, यानी कि ये जो है वो बीच में आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम समूह हो जाएंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, ठीक है, समझ गए इस बात को। चलो अगले वाला देखो, इसके पास ये C डबल बॉन्ड C यानी कि डबल बॉन्ड तो है, इसके पास इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन के पास 2 अलग अलग समूह हैं, लेकिन इस कार्बन के पास आधा ये आ जाएगा, ये पूरा आधा ये पूरा आधा ये, मतलब सेम समूह आ रहे हैं, मतलब नहीं साइड एक तरफ सेम आगे नहीं साइड। अब इसको देखो सर, ये कार्बन कार्बन इस साइड देखो 1 2 ये आ जाएगा 1 2, इसके पास 1 2 ये भी 1 2 ये आएगा, तो इसके पास CH3 लगा हुआ है, जबकि इसके पास CH3 नहीं है, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये भी आपका दर्शाएगा, ये भी आपका क्या करेगा दर्शाएगा। तो ये एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने थे जो मैंने आपको बताया, क्या आप समझ पाए, क्या आप समझ पाए। कुछ भी नहीं करना, आपको चेक करना है डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर आपको चेक करना है कि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु से अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए, अगर एक के पास भी सेम है ना तो वो नहीं दर्शाएगा, ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड में आपको सममिति देखनी है, सममिति कैसे देखनी है कि मान लो ये आपको 6 कार्बन का मिले, ठीक है भाई, मान लो 5 कार्बन का मिले और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड एक तो हाइड्रोजन इस साइड C है, मतलब इस कार्बन के पास तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हाइड्रोजन C है, इस कार्बन को जब आप देखेंगे ना तो इस कार्बन से एक समूह तो ये जुड़ा हुआ है और एक समूह ये जुड़ा हुआ है, तो भाई ये तो सेम है ना बिल्कुल, ये इसके पास आएगा तो ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आएगा तो ये इसके पास आ जाएगा, फिर ये एक बचा तो दोनों आधा आधा ले लेंगे, यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा क्योंकि इसके पास दोनों समूह सेम है, समझ गए। तो इस प्रकार सममिति आपको देखनी है, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कौन दर्शाएगा कौन नहीं दर्शाएगा। इसको जब आप और प्रैक्टिस करोगे, रूल बस दो ही ध्यान में रखनी है, 5-7 एग्जांपल और आप खुद प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये सारी की सारी चीजें होगी। अब अपन एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, हालांकि सवाल बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता, सवाल बन गया तो क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो वो क्या है, आपसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आपसे क्या पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई आपको कंपाउंड दे दिया और कह दिया नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तब आप कैसे फाउंड करेंगे। अब इसके अंदर 2 कंडीशन मिलेगी आपको, एक तो आपको मान लो ये मिल गया, नीचे बना देता हूं इसको, ठीक है, और एक आपको मिल गया मान लो ये, ठीक है। तो एक तो ये मिल गया, इसके अंदर डिफरेंस क्या है सर, इसके सिरे है ना ये असमान है, इसके सिरे क्या है ये असमान है, एक ऊपर है एक नीचे, जबकि इसके सिरे समान है, दोनों क्या है ऊपर है, या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे, यानी कि अगर समान सिरे हो तो उसके लिए अलग अलग तरीके से जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नंबर निकालेंगे, और अगर असमान सिरे हैं तो उसके लिए अलग निकालेंगे। असमान और समान सिरे का तो पता लगा लोगे भाई, दोनों सिरे अगर समान तरफ है ना, समान तरफ दोनों सिरे हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो तो वो समान सिरे हो जाएंगे। असमान के अंदर एक ऊपर एक नीचे, एक आड़ा एक टेढ़ा, तो वो असमान सिरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है असमान सिरे, असमान सिरे। और इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ जीआई निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है 2n, 2n। n यहाँ पे क्या है द्विबंध की संख्या, n यहाँ पे क्या है द्विबंध की संख्या, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। इसके अंदर अगर हम बात करें समान सिरे हो तो क्या करेंगे, समान सिरे हो तो क्या करेंगे, उसके अंदर फिर जीआई निकालने का सूत्र ये है, नंबर ऑफ जीआई निकालने का 2n-1 प्लस 2p-1। सर n का मतलब तो आपने बता दिया द्विबंध की संख्या, ये p क्या है, द्विबंध की संख्या n, तो p क्या है, तो p आप ध्यान से देखना, p जो है ना p ये n/2 होगा जब सम संख्या में डबल बॉन्ड होगा, और p = n+1/2 होगा जब विषम संख्या में डबल बॉन्ड होगा। समझे मैंने क्या बताया, मैंने कहा समान अगर सिरे हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का फॉर्मूला ये है, और अगर असमान सिरे हैं तो नॉर्मल सा 2n, n का मतलब होता है द्विबंध की संख्या, ठीक है। और अगर मान लो समान सिरे हैं तो 2n-1 प्लस 2p-1। सर p ये नहीं बोला क्या है, p कुछ नहीं है, अगर डबल बॉन्ड सम संख्या में है, यानी कि 2 है 4 है 6 है 8 है, तब तो p का मान जो है n/2 कर देंगे, मान लो 2 है तो 2/2 कर देंगे, 4 है तो 4/2 कर देंगे, 6 है तो 6/2 कर देंगे,
समझ गए मेरी बात को? उसमें पी ऐसे निकलेगा। अब मान लो विषम संख्या में है तो फिर आपको उसके अंदर एक ऐड करके 2 का भाग देना पड़ेगा, ऐसे 2 का भाग जाएगा नहीं। मान लो डबल बॉन्ड की संख्या 3 है तो पी कैसे निकालेंगे, n+1/2 यानी कि 3+1/2 वैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि इसके अंदर ये एग्जाम्पल मान लीजिए, तो अब इसके अंदर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ GI कितने हैं। नंबर ऑफ GI निकालने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले सीधे ए समान है यानी कि 2n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n का मान यहाँ पे कितना है सर, 1 है। n का मान 1 है क्योंकि डबल बॉन्ड की संख्या 1 है तो n का मान 1। अब फॉर्मूले के अंदर 2n, n की पावर 1 और 2 की पावर 1 होती है तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड में 2 हो जाएंगे। अच्छा इसको चेक करो सर, इसके अंदर सीधे समान है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2n - 1 + 2p - 1 है। 2n कितनी है सर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक ही है यानी कि 1 - 1 प्लस 2 p कितना है सर, p कितना है, p निकालने के लिए देखो p क्या होता है, p यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या क्या है सर, विषम संख्या में 1 है, विषम संख्या में। तो कैसे निकालेंगे, n+1, n का मान 1 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, यानी कि p का मान 1 है। तो 2 1 - 1। अब देखो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 तो 1, ये भी 1 यानी कि 2, इसके अंदर भी 2। ये सवाल आपको अगर आए तो आपको छोड़ना नहीं है, बस नॉर्मल सा सवाल आएगा, कुछ भी नहीं करना, पहले सीधे देखने हैं। अगर सीधे समान है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 2n - 1 + 2p - 1। p कैसे निकालेंगे, डबल बॉन्ड को देख करके, सम संख्या में है तो n/2, विषम संख्या में है तो n+1/2। फिर अगर सीधे असमान है तो ये फॉर्मूला नॉर्मल से 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जितनी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती है, जितनी आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, वो मैंने आपको एडवांस लेवल तक पढ़वा दिया है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जितने कंसेप्ट मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताए हैं उन चीजों को आप दिमाग में रखोगे, सवाल आपको 100% गारंटीड आपके नोट्स में से मिलेगा। ठीक है, सवाल कितने बनेंगे, किस प्रकार के सवाल बनेंगे, वो चीज भी मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में अपन प्रकाशिक समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।